तो आप सबके बीच गेस्ट आ चुके हैं, अतिथि आ चुके हैं, बिहार के जाने माने चेहरे, सत्ता की सबसे भरोसेमंद आवाज और नीतीश कुमार के सबसे करीबी सिपह सालार। उन्होंने सुशासन को ब्रांड कहा, लेकिन अब बिहार पूछ रहा है, ये ब्रांड अब भी चमकदार है या फीका पड़ चुका है? गठबंधन बदलते रहे, नारे बदलते रहे, लेकिन एक चेहरा जेडीयू की विचारधारा को लगातार संभाले रहा, संजय कुमार झा। आज जब बिहार में सुशासन, विकास और स्थिरता के दावे सवालों में हैं, तो क्या संजय झा इन सवालों का सीधा जवाब देंगे या फिर राजनीति एक बार फिर शब्दों की चादर ओढ़ लेगी? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के इस मंच पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी का। स्वागत है संजय झा जी आपका। और आज दिन भर की चर्चा के बाद हम लोगों ने इस समय आपका सेशन इसलिए रखा कि दिन भर की जो चर्चा होगी उसको सम अप करना है। उसमें जो बातें निकलेंगी उनमें कई बातों का जवाब आपको देना होगा। कई सवाल हम लोगों के पास पहले से तैयार हैं, लेकिन कई सवाल लोगों की बातचीत से निकले हैं, उन सब का जवाब। दूसरे हवाई राजनीतिक बातों से इतर आप हमेशा गंभीर और जमीन की बातें करते हैं, धरातल की बातें करते हैं, तो वो भी समझना है हम लोग को। शुरुआत गठबंधन की क्या स्थिति है हम लोग इससे करेंगे। जो 5 पार्टियां आपके गठबंधन की हैं, एनडीए की जो 5 पार्टियां हैं, आज उनकी क्या स्थिति है? क्या उस तरह का समन्वय है जिस तरह का समन्वय आपने बिहार में घूम करके बनाया, या कहीं कुछ किसी तरह की तकरार है, कोई टकराहट है जिसकी वजह से कई तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं आपकी पार्टी से वर्सेज लोजपा आर वर्सेज हम, इस तरह की बातें। तो ये गठबंधन के बारे में एक ओवरऑल तस्वीर बताएं आप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब हम लोग का गठबंधन अभी हुआ था 2024 में, उसके बाद हम लोग लोकसभा का चुनाव साथ लड़े जी, और मुझे लगता है कि उस समय भी था कि कौन कितना सीट लड़ेगा, क्या रिजल्ट होगा। अब बिहार को लेके ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी थी, और ख़ास करके नीतीश जी को लेकर के कि जेडीयू का क्या रिजल्ट होगा। मैं दिल्ली के मीडिया में ज़्यादा सुनता था। तो गठबंधन भी परफेक्ट था, सीट में भी कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं दिखा होगा, और रिजल्ट भी बिहार का बेहतर रहा जो अन्य जगह रिजल्ट रहा। इसलिए गठबंधन में कोई इशू नहीं है, और अभी भी गठबंधन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिहार में चल रहा है। और इतना मैं श्योर करता हूं कि 2025 के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव है, एनडीए का पूरा गठबंधन एक होकर के चुनाव लड़ेगा। जब आप साथ रहते हैं तो सारा बात एक ही तरह से आप करते हैं, ऐसा होता नहीं राजनीति में। एक साथ भी आप रहते हैं तो हो सकता है कि हमारी बात और आपकी बात में कुछ डिफरेंसेज हो, सब कुछ हो, लेकिन लार्जर इशू पर सारे अलायंस जो है वो बिल्कुल एक है, कहीं कोई इशू नहीं। मैं समझना चाहता हूं संजय जी कि जेडीयू का गठबंधन बीजेपी से है या जेडीयू का गठबंधन एलजेपी आर, हम और आरएलएम से भी है? यह फैसला कौन करेगा कि एलजेपी आर, आरएलएम और हम पार्टी को सीटें कितने मिलेगी? क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं, कल ही उन्होंने कहा कि मुझे वैसी सरकार का समर्थन करते हुए अफसोस हो रहा है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है। केंद्र में मंत्री हैं और आपके घटक दल के मजबूत साथी हैं, और कहते हैं हम तो 100% स्ट्राइक रेट वाले हैं। देखिए, जेडीयू का गठबंधन बीजेपी के साथ है। जेडीयू का गठबंधन बीजेपी से है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट है जी। और जहां तक मैंने कहा ना, जब एक साथ आप सरकार में रहते हैं, गठबंधन माइक थोड़ा करीब, जब गठबंधन चलाते हैं तो सारे इशूज पर जरूरी नहीं कि सारी सहमति ही हो जी। हो सकता है कि कहीं किसी इशू पर आपसी कुछ तकरार भी हो, कन्फ्यूजन भी हो, लेकिन लार्जली जब चुनाव की बात होगी, कोई अलायंस की बात है, तो उसमें सारे लोग इकट्ठे हैं, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। आप जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अमित शाह से, जेपी नड्डा से उनकी बातचीत हो जाती है। पिछले कितने महीनों से आपसे बातचीत नहीं हुई? नहीं, हमारी तो मुलाकात परसों भी हुई है। अच्छा, आपकी मुलाकात परसों भी हुई है? राज्यसभा में हमारी मुलाकात हुई, राज्यसभा में थे हम, हाउस के अंदर मुलाकात हुई है परसों। जब व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो वह नीतीश कुमार के बारे में या सरकार के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं? नहीं, बहुत ही प्लेजेंटली बात करते हैं। अच्छा, बहुत प्लेजेंटली बात करते हैं। तो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड दोनों भाई, पुराने भाई, दोनों बराबर के भाई, या फिर
लोकसभा में एक सीट आपने कम ली थी कि विधानसभा में हमारी सीटें अधिक होगी। 2020 का चुनाव इस बात का गवाह है कि जेडीयू बड़ा भाई था, तो 2025 में भी बड़ा भाई, बराबर का भाई, छोटा भाई। देखिए, हम लोग का इतना पुराना अलायंस रहा है जी, और इतने उतार चढ़ाव देखा है इस अलायंस ने, जो अनुभव रहा है, ये अलायंस बहुत ही परिपक्व है। इतना मैं आपके माध्यम से जरूर, नंबर क्या होगा नहीं होगा, मैंने अभी रेफरेंस दिया कि लोकसभा के चुनाव में भी ये बात चल रही थी कि कौन कितना सीट लड़ेगा। मुझे दिल्ली में कुछ पत्रकार बोले, अरे बीजेपी तो जीत जाएगा, नीतीश जी को जो सीट इतना आ गया वो शायद नहीं जीत पाएंगे जी। अच्छे खासे सीनियर पत्रकार। और जब मैं रिजल्ट के बाद वहां गया तो आपकी सीटें अधिक थी। मैं जब बात करना शुरू किया उन लोगों से, तो वो लोग पहले ही हाथ जोड़ लिए वहां पर कि नहीं। तो इसलिए आप तो यहाँ हैं, मैं कहता हूं कि जब दिल्ली के प्रिज्म से आप बिहार को देखते हैं वो अलग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। इसलिए अलायंस में और सीट में जब हम लोग बैठेंगे वो तय हो जाएगा। सब बराबर के ही हैं, कोई बड़ा छोटा की बात नहीं है। और हम लोगों में, मैंने कहा, इतना लंबा एसोसिएशन रहा है, इतनी मैच्योरिटी है, जो सीट उठ कोई बहुत सडनली आप देखिएगा कि एक दिन कौन कितना सीट लड़ेगा और कौन कौन सीट लड़ेगा, एक दिन आ जाएगा सब। बड़ा छोटा नहीं, बराबर ही है। नहीं ठीक है। हाँ ठीक है। आप जैसे अभी जो गठबंधन की बात हम लोग की है, गठबंधन की स्थिति, उसके बाद जो सीट के बंटवारे के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लीडरशिप की चीज़ है। लीडरशिप की बात जो होती है, जैसे जनता दल यू का नारा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा पूरा अलायंस क्यों नहीं लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ये नारा क्यों नहीं लगा रही है? देखिए, बार बार ये, मैं आज ये बात को इसलिए, ये बार बार ये बात आती है, अभी हम लोगों का पूरा बिहार में एनडीए का जिला सम्मेलन हुआ जी। ये पहले नहीं होता था। हाँ। पहली बार जिला सम्मेलन पूरा एनडीए का हुआ और पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मेलन में होते थे। बिल्कुल, आपने समन्वय की बैठक जो की थी। हाँ, उसके बाद, और उसमें बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष होते थे, सब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो सीनियर पत्रकार हैं, इसको डिकोड कीजिए आप ही। अगर जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? शिवराज सिंह चौहान? नहीं, वो भी मतलब वो एक मॉडल है महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का। देखिए, वो मॉडल, ठीक बात, वो मॉडल है जी। बिहार का मॉडल अपना एक्सक्लूसिव मॉडल है। बिहार का मॉडल ये मॉडल है कि 2020 में हम लोग को 43 सीट आया, बिल्कुल, और नीतीश कुमार जी 5 साल से मुख्यमंत्री है। ये मॉडल आप दूसरे क्यों नहीं बोलते? जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। तो इसलिए, जबकि नीतीश कुमार जी ने ऑफर कर दिया जी, ये भी ऑन रिकॉर्ड रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने रिजल्ट के बाद प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, तो ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि आपका नंबर ज्यादा है। लेकिन फिर वहां से आया कि नहीं, क्योंकि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, इसलिए आप ही सरकार को लीड करेंगे। वैसे बिहार की बात के इस मंच पर आज सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, यह तय है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल यही है। अब मुझे पुरानी बात याद आ जाएगी, मैं जाना नहीं चाहता हूं फ्लैशबैक में। हाँ, क्योंकि इसी मौर्या होटल से हम लोग 2005 में चुनाव का बहुत सारा काम हुआ जहां बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय फर्स्ट फेज का जब चुनाव हुआ था, आपको ध्यान होगा 2005 फरवरी चुनाव, फर्स्ट फेज में एनडीए का लीडर अनाउंस नहीं था। जी बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। सेकंड फेज में अनाउंस हुआ नीतीश जी का नाम। जो पुराने हमारे साथी होंगे उनको ध्यान होगा जी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत पुराना और कोहेसिव अलायंस है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे, वही पूरे एनडीए के गार्जियन है बिहार। आज बिहार की बात के इस मंच पर तेजस्वी यादव भी थे और जिक्र आपका भी आया, और आपके बारे में यह कहा गया, वह कहना चाहते थे नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने आगोश में ले रखा है, और संजय झा जी नीतीश कुमार के आदमी थोड़े ना हैं, वह तो अरुण जेटली के आदमी हैं। अरुण जेटली उन्हें लेकर आए थे। तो संजय झा नीतीश कुमार के आदमी हैं कि संजय झा बीजेपी के आदमी हैं? बड़ा सवाल ऐसा है। उनको मैं देख रहा हूँ आजकल ज्यादा चिंता जेडीयू में क्या हो रहा है जी। जेडीयू कैसे चलेगा? अपना पार्टी का चिंता करें, अपने घर का चिंता करें, जेडीयू की चिंता करने की जरूरत, जेडीयू की चिंता करने की जरूरत। लेकिन ये सिर्फ तेजस्वी यादव की चिंता नहीं है सर। क्या है
ये एक आम परसेप्शन धारणा भी बन रही है कि नीतीश कुमार के आसपास की जो पूरी टीम है, सिर्फ आपकी ही नहीं, ये सब ये बीजेपी के ये प्रति ऐसे ज्यादा लोग सद्भाव प्रचार रखती कर रहे हैं, ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं जिनको चुनाव का रिजल्ट पता है क्या होने वाला है 2025 में, और कोई एजेंडा बचा नहीं है। नीतीश कुमार जैसे परिपक्व राजनीति में आप भी जानते हैं 20 साल से बिहार का शासन चला रहे हैं और एक डिफिकल्ट स्टेट को चला रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए कि कौन कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है, वो सबका काम वो अपने हिसाब, उनकी पार्टी है, इन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है। एक फर्क है, यहाँ कोई आदमी इस पार्टी में कहीं पहुंच सकता है। जी, हम लोग यहाँ आ गए, बिल्कुल। कभी उस दूसरे पार्टी में सोच सकते थे क्या यहाँ पहुंच सकते हैं? वहाँ तो ऊपर से 5 से शुरू से लेके 5 रिजर्व है, उसके बाद ही किसी का नंबर आएगा। नीतीश कुमार जी के पार्टी में आप अपने काम पर उनके आशीर्वाद से कहीं पहुंच सकते हैं, ये तो प्रूव है ना भाई। नहीं, आपने कह दिया 2025 से 30 फिर से नीतीश। आप तो नीतीश कुमार जी से रोज मिलते हैं, रोज संवाद करते हैं, लेकिन जो तमाम सवाल उठते हैं कि नीतीश कुमार जी की सेहत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ याद नहीं है, वह चेहरों को पहचानने में भी अब डगमगाने लगते हैं। आप क्या महसूस करते हैं बिहार की बात पर, बिहार की बात के इस मंच पर? बिल्कुल आपको भाई, नीतीश कुमार जी आज भी 20 साल के बाद मुझे नहीं लगता है, कल भी वो गए मधुबनी में लौखा। जी, मधुबनी में लौखा और फिर सीतामढ़ी गए, मधुबनी में पूरा कार्यक्रम करके हम लोग लौटे। कल भी हम लोग जा रहे हैं कटिहार, कल भी कटिहार जा रहे हैं, उन्हीं का कार्यक्रम है। हाँ, कटिहार में फर्स्ट हाफ में पूरा कार्यक्रम है। अब स्पेकुलेशन करना, चीज़ों को ट्विस्ट करना, ये एक अलग चीज़ है। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अपने सरकार को और पार्टी को चला रहे हैं। अच्छा, आपने अभी उसमें आपने कहा कि खून पसीने से उन्होंने पार्टी बनाई है, तो फिर वो खून पसीने वाली पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या निशांत कुमार? सवाल बड़ा सवाल है को लेकर के देखिए संजय झा जी कि निशांत कुमार की क्या भूमिका पार्टी के में देख रहे हैं आप, और इस चुनाव में क्या देख रहे हैं? वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे या संगठन का काम करेंगे? उनकी क्या भूमिका बनती है आप देख रहे हैं? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है, मैं जी बिल्कुल, ऐसा उनका क्या रोल होगा, नहीं रोल होगा, पार्टी में कोई तय नहीं कर सकता। पार्टी नहीं तय कर सकती, पार्टी में कोई नहीं तय कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर तय करना है, वो नीतीश जी ही तय करेंगे कि कोई रोल है नहीं है, क्या करना है। आज के डेट क्या में चाहते हैं? हाँ। आज के नहीं, मेरी व्यक्तिगत बात ही नहीं है, आज के डेट में नीतीश कुमार जी इस पार्टी के लीडर है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, बस उतना ही है, उसके बियॉन्ड कोई बात नहीं है। कल परिस्थिति क्या होगी, कौन लीड करेगा, जो भी कुछ होगा नीतीश कुमार जी तय करेंगे आगे पार्टी में क्या होना है। लेकिन आज वही लीडर हैं इस पार्टी। वो तो ठीक है, लीडर हैं, लेकिन कई बार लीडर के बच्चे तो आते हैं ना, कैंपेन करने जाते हैं, चुनाव लड़ने की भी बात होती है। ये पार्टी के लोग भी तो कुछ सोचते होंगे ना। नीतीश कुमार जी की सेहत को देखते हुए, आज आपने कहा पूरी तरह ठीक है, सम्राट चौधरी ने भी कहा पूरी तरह ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा कि सब पूरी तरह ठीक है, लेकिन फिर भी एक चेंज तो होगा ना। तो क्या तैयारी नहीं करनी है? उत्तराधिकारी उनको अपना बनाना होगा ना। आप लोग भी तो कुछ सोच समझ रहे होंगे ना पार्टी के लिए। देखिए, नॉर्मली आज तक तो 20 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता है, उससे पहले भी केंद्र में थे जी, उन्होंने कभी परिवार को इन्वॉल्व नहीं किया। हाँ, ठीक बात। परिवार को राजनीति में और पार्टी में छोटा टाइम नहीं है, बिल्कुल। जो 6 महीना साल भर आता है उसको देखते हैं कि पूरा परिवार एक्टिव हो जाता है। जी, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है, ये साधारण बात नहीं है। दूर दूर तक उनके परिवार का इन्वॉल्वमेंट राजनीति में नहीं रहा। लेकिन ये भी सच है कि पार्टी का एक सेक्शन बिल्कुल चाहता है, बिल्कुल चाहता है, उस आकर के मिलता है। जी। लेकिन आगे क्या होगा ये चाहता है, ये सच है, लेकिन आगे क्या होगा ये कॉल नीतीश जी को लेना, क्योंकि वही लीडर है, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं को तय करना है कि आगे ये पार्टी का कैसे, इसका नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में क्या होगा। लेकिन आज के डेट में खुद अपने हैं। अच्छा संजय झा जी, 2025 का चुनाव है, जनता दल यूनाइटेड का एजेंडा क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार इधर के दिनों में हर बात में कहते हैं 2005 के पहले कुछ था क्या जी। देखिए, यह बात तब कहनी होती है जब आप कुछ नहीं किए होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार ने बदला है, हमने उस दौर को भी देखा है, 1990 से 2005 के दौर को, और 2005 से 2025 को भी देख रहा हूं। तो 2005 के पहले का ही खौफ दिखाकर चुनाव लड़ने या चुनाव जीतने की रणनीति बनाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, हमारे राजनीति में 2005 का तो खौफ है ही नहीं। जी, जो कैंपेन, हम लोग पॉजिटिव वोट पर बात करते हैं,
हम लोग अपने डेवलपमेंटल काम को लेकर के चुनाव में गए हैं। पास्ट का जो भी चुनाव देखिए, 2005 के बाद का आप जो भी कैंपेन देखिएगा, मजदूरी मांगते हैं वो नीतीश हम कुमार। लोग अपने काम पर ही लोगों के बीच में गए। मुझे लगता है कि ये चुनाव एक बात में, आप लोग भी थोड़ा इसका विश्लेषण कीजिएगा जी। इस चुनाव ये एक बात के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बहुत दिनों के बाद बिहार को एक डबल इंजन सरकार का मौका मिला है। हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री है इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल पाई, जबकि सेंटर में भी हमारा से हो, सेंटर में भी सरकार हमारी हो, बिल्कुल बिल्कुल, और स्टेट में भी हमारी सरकार हो। साउथ के स्टेट को देखिएगा, इस सब अपॉर्चुनिटी को हमेशा अपने एडवांटेज में स्टेट ने लिया है। ये अपॉर्चुनिटी बिहार को संभव नहीं मिल पाया, ये एक अपॉर्चुनिटी बिहार को मिला, और जिसका एक रिजल्ट 2024 में भी और 2025 के बजट में भी देखने को मिला आपको। दोनों बजट को लोग, बिहार का बजट, यही कांग्रेस वाले जो नेता है वो ट्वीट करके बोल रहे थे कि ये बिहार सेंटर का बजट नहीं, बिहार का बजट जी। तो ये बिहार की अपनी ताकत थी, उसके वजह से कहीं न कहीं बिहार को एक बड़ा एडवांटेज काम में मिल रहा है। मुझे लगता है जो अगला 5 साल है, और इसलिए बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल रोजगार का बात होता है, नौकरी का बात होता है, सब बात सही है। वो बिहार में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है गेम चेंजर होगा, और जिसका टाइम अब आ गया। 5 साल पहले कहते आप तो ये संभव नहीं था, उसका अलग रीज़न है, लेकिन अब बिहार का टाइम आ गया है कि बिहार में भी इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, जॉब अपॉर्चुनिटी, और ये बिल्कुल अगले 5 साल में आपको दिखाई पड़ जाएगा बिहार में। बिल्कुल टर्न अराउंड बिहार में, खास करके इंडस्ट्री के मामले में बिहार अगला जो 5 साल है उसमें टॉप 10-15 स्टेट में जाके बड़ी उम्मीद, मैं बड़ी उम्मीद दिखा रहे हैं, बड़ी उम्मीद दिखा रहे हैं। आपने कहा, अभी थोड़े दिन पहले भी कहा था संजय झा ने कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, तो ये थोड़ा डिले तो हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन गया है, उस पर अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस। आज को इन्वेस्टर भी इलेक्शन का वेट कर रहा है, इन्वेस्टर भी इलेक्शन का वेट कर रहा है कि नवंबर में रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन संजय उसको पता है, लेकिन तब भी वेट कर रहा है कि भाई सरकार वापस आ रही है ना, तभी जाके बिहार में पैसा लगाएंगे। लेकिन संजय झा जी, मेरी एक शिकायत रहती है, और मुझे लगता है कि आपको अपने सांसदों के लिए और विधायकों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन करना चाहिए। शिकायत ये रहती है, शिकायत आपसे नहीं है, संजय झा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में कैसे काम कराया जाता है यह जानते हैं। परिणाम है दरभंगा एयरपोर्ट, परिणाम है एम्स, परिणाम है मिथिला हाट का सपना साकार होना, परिणाम है दरभंगा में स्टार्टअप। मुझे एक सांसद ने अभी अभी बताया, आप ही की पार्टी के सांसद हैं, कि मैं स्वयं लगा हुआ था, मुझे 1 पैसा अपने क्षेत्र के लिए नहीं मिल रहा था, और संजय झा जी के माध्यम से जब मैं लगा तो मुझे इतने 100 करोड़ रुपए मिल गए। आपके पास जो यह पूंजी है, क्यों नहीं आप अपनी पार्टी के सांसदों के बीच बांटते हैं, विधायकों के बीच बांटते हैं, कि जब नॉर्थ ब्लॉक जाएं, साउथ ब्लॉक जाएं, तो सिर्फ पैरवी का फाइल लेकर न पहुंचे, बिहार के लिए कुछ मांगने पहुंचे जैसे आप पहुंचते हैं। यह ट्रेनिंग सेशन तो आपको कराना ही चाहिए। नहीं, सब लोग जाते हैं अपने अपने हिसाब से बात, लेकिन हाँ, इस सरकार, अभी जो सरकार बनी उसमें मुख्यमंत्री जी ने कुछ टास्क हम लोगों को जरूर दिया, केंद्र से लेकर के हम जेडीयू की बात कर रहे हैं, और कि भाई ये कुछ काम स्टेट का होना चाहिए। उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं, बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, मैं कह रहा हूँ सब गेम चेंजर है, ये ध्यान रखिएगा। आज गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी 6 लेन रोड बनेगा, आप ही के पूरे चंपारण से क्रॉस करते हुए जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जो वो बनने के बाद, मैं फॉलो कर रहा हूँ कि भाई चुनाव से पहले वहां काम शुरू हो जाए। अगस्त लास्ट टाइम दिया, मैं वही बात कर रहा था कि आप फॉलो करते हैं, दूसरे को फॉलो करना सिखाते क्यों नहीं है? क्यों नहीं कि दूसरा क्यों नहीं कर ले रहा है? दूसरा क्यों? आप साउथ कोसी कैनाल का मामला हो, मखाना का अभी मामला हो, वेस्टर्न सब कोसी हुआ है। नहीं, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जी। पश्चिमी कोसी नहर 1962 में आइडिया कंसीव हुआ, और डीपीआर उसका 1972 में बना, 1972 से हो गया 2025, 53 साल में वो प्रोजेक्ट। सब बोलता था कि फल्ला नेता रहथिन, उनकर सपना रहे, हम कहले भाई उनका सपना होगा, वो नहीं कर पाए। ठीक बात है, ये तो हम लोगों का है कि अब ये चीज होना चाहिए। और सीएम से बात किए, वित्त मंत्री को ले गए, निर्मला सीतारमन गई मधुबनी, उस जगह को भी देखी, और इस बार के बजट में घोषणा की 8,500 करोड़ मिल गया।
टेंडर हो गया, और वही बात तो मैं कर रहा हूं बिहार की बात के इस मन से कि जो आप कर रहे हैं, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा टिकट कंफर्म कराने के लिए संजय झा जी से कह दो। मुझे किसी ने ये ना कहा कि एम्स में इलाज कराने के लिए संजय झा जी से कह दो। हाँ, एक व्यापक परिदृश्य में उसने कुछ बात कही। आप अपने सांसदों को, बिहार के सांसदों को, सच में मुझे गुस्सा आता है और दुख भी होता है कि वह सिर्फ 2 ही काम दिल्ली में समझते हैं, टिकट कंफर्म करा देना, एम्स में इलाज करा देना, बाकी तो रोना ही रोते रहते हैं। पहले उनके चेहरे पर मुस्कान लाइए, उनको प्रशिक्षित कीजिए, तब बिहार आगे बढ़ेगा संजय झा जी। और आप समझदार हैं, यह काम आप कर सकते हैं। मैं बिहार की बात के इस मंच से आपसे अनुरोध कर रहा हूं, बिहार की ओर से, और करबट प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं, लेकिन स्टेट में बहुत सारा बिग टिकट प्रोजेक्ट जो कहते हैं ना जी, अभी पूर्णिया एयरपोर्ट 30 अगस्त तक वहां से प्लेन उड़ना शुरू हो जाएगा। 30 अगस्त तक, देखिए ये भी बड़ा ऐलान है। 30 अगस्त तक पूर्णिया से फ्लाइट उड़ना शुरू हो जाएगा। जी, दरभंगा शुरू हो गया। दरभंगा तो आप भाई बॉम्बे भी शुरू करा लिए, बेंगलोर भी शुरू करा लिए, सब जगह शुरू करा लिए। पटना में, बिहटा में काम शुरू हो गया जी। एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पटना के लोगों के लिए जी, सोनपुर। ये जैसे कि आप यूपी में है, आपका वो कुशीनगर है। नहीं, कुशीनगर नहीं, ये जो नोएडा वाला जो है, अच्छा, वो जेवर हाँ, एयरपोर्ट एकदम जेवर के तर्ज पे इसी बजट में पास हुआ है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पटना में, क्योंकि जो वाइड बॉडी प्लेन है, जो बड़ा प्लेन है, तो वो इस एयरपोर्ट पे नहीं लैंड कर रहा। बिहटा में भी प्रॉब्लम है, एयरफोर्स का बेस है, उसके लिए नया एयरपोर्ट चाहिए। तो इस बजट में 2025 के बजट में, केंद्र सरकार के बजट में पास हो गया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। अब नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आ जाएगा तो कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वाइड बॉडी, वो दुनिया में कहीं जा सकता है यहाँ से। ये सब संभव है। असंभव कुछ, अहमदाबाद से जा सकता है, गुवाहाटी से जा सकता है, तो पटना से भी जा सकता है। तो ये चीज जा करके जरूर आपको अगले 2-3 साल में आपको जमीन। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले पटना बनेगा कि पहले दरभंगा बनेगा? नहीं, दरभंगा का प्रपोजल भी चला गया। देखिए, दरभंगा का प्रपोजल पटना से पहले चला गया। अब सुन लीजिए, फिर बीच में सवाल करेंगे। जी, एक सवाल और है जो नीतीश जी के मिजाज से मैच नहीं करता है या उनकी पॉलिटिक्स से मैच नहीं करता है। वो फ्रीबीज के विरोधी रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो इंपावर्ड करना चाहते हैं, लोगों को इंपावर्ड करना चाहते हैं। उन्होंने महिलाओं को किया। ये सच है। वो बहुत इस मामले में बहुत वो कन्विक्शन से बोलते हैं कि इंपावर्ड करेंगे, कि वो अर्न करे अपनी चीजें, अपनी कमाई करे वो। इसके बावजूद इस चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि कई तरह के फ्रीबीज के अनाउंसमेंट हो रहे हैं। पैसे बढ़ाए गए, जो पेंशन था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया गया, वो जेन्युइन था। नहीं, वो है। उसके बाद आपने बिजली 125 यूनिट, ये सब चीजें हो रही हैं। आगे भी कुछ होने की बातें ऐसी चल रही, पता नहीं होगा या नहीं। तो कैसे तैयार हुए नीतीश कुमार? ये बीजेपी कर रही है हर स्टेट में, नीतीश कुमार नहीं कर रहे थे। तो ये कैसे हुआ, कैसे तैयार हुए? ये जो 1100 हुआ ओल्ड एज पेंशन, जब फिर क्योंकि आ जाएगा तो 2005 ये परेशानी होती है। बेस तो वही है ना, हम लोग वहीं से अपना काउंट करेंगे। 200 रुपया मिलता था। बिल्कुल जी, 200 रुपया ओल्ड एज पेंशन मिलता था। पहले 400 किए, अभी 1100 किए, क्योंकि बहुत जगह प्रगति यात्रा में जब घूम रहे थे, वो पूरा बिहार घूमे इस ठंड में जनवरी, तो उनको बहुत जगह से मिला वो कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने ही फाइनली तय किया 1100 बढ़ना चाहिए, जो कि फेयर है। जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं, पटना में शायद इस अमाउंट को हम लोग ना समझ पाए, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जिनके बाल बच्चे बड़े हो गए और घर में अकेले हैं, उनको लिए 1000-1100 रुपया आ जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा ये चीज़ हुआ और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिला और डायरेक्ट अकाउंट में हो रहा है। बिजली को भी उन्होंने, ये सब विजन उनका इस मामले में है। खुद अपने इसी विभाग के इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो उन्होंने क्लब कर दिया कि अगले 3 साल में पूरा सोलर एनर्जी से हम कनेक्ट कर देंगे। और उसमें उन्होंने कर दिया कि जो कुटीर ज्योति, जो गरीब परिवार के 52 लाख लोग हैं, उसको सरकार पूरा पैसा देगी उनके घर पे लगाने के लिए, या घर पे स्पेस नहीं है तो कोई ओपन जगह में, और रेस्ट को कुछ हम कंसेशन देंगे, जो मैक्सिमम जो सोलर एनर्जी से ही लोगों को पावर मिले। तो धीरे धीरे ये इंसेंटिव ही समझिए आप कि लोगों को शिफ्ट करना उस तरफ, पर्पस ये भी था ही करना। लेकिन इसको कह रहे हैं तेजस्वी यादव की कट एंड पेस्ट की सरकार है। हम कह रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार ने बढ़ा दिया। कुछ भी बोल हम कह रहे हैं कि फ्री में बिजली देंगे तो दे दिया। कुछ भी बोल सकते हैं। भाई बहन मान का क्या
वो भी कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपये देंगे। लेकिन लोगों का ट्रस्ट, वो कुछ भी बोलेंगे, जनता का ट्रस्ट नहीं होगा। नीतीश कुमार जो कहेंगे, लोगों का ट्रस्ट होगा कि नीतीश जी बोल रहे हैं, ये तो विश्वास की बात है। ये नीतीश कुमार ने अर्न किया। जी जी, ये अपने काम से अर्न किया ना भाई, अपने मेहनत से, खून पसीने से। 20 साल का उनका कमाई क्या है, उनका पर्सनल क्या है, उन्होंने क्या अर्न किया? वो कहते हैं कोई बड़ा फ्लैट घर बनाया है क्या उन्होंने? परिवार में किसी को कुछ बना दिया क्या? उनकी पूंजी वही है, ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट जनता का है, जो 20 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। याद रखिएगा जीत जी, आज भी नीतीश कुमार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी। ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट लोगों का है उनके प्रति। क्या लोगों को यह डर लगता है कि तेजस्वी यादव यदि फिर से आ गए तो फिर वह 2005 के पहले का दौर लौटेगा? कि तेजस्वी यादव में कोई चेंजेस देखते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ जी, लेकिन जो जिस टाइप के एलिमेंट है, जी, एक आज भी लोगों के मेमोरी में ये फ्रेश हो जाता है कि ऐसी कोई परिस्थिति होगी। मुझे याद है कि 2020 में एग्जिट पोल आया था और एग्जिट पोल ने दिखा दिया कि सरकार शायद नहीं बनेगी, महागठबंधन की सरकार बन रही है जी। और जब तक रिजल्ट आता और एग्जिट पोल, उसके बीच में पूरा बिहार में एक अलग माहौल हो गया था। 24 घंटे के लिए एक फियर सबको आ गया था, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसलिए आज भी लोगों के मन में वो विस्मित नहीं हुआ, लोगों के मन में आज भी ये चीज़ है। और नीतीश कुमार जी ने आपका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का। अब लोग पीछे मुड़ के जाना नहीं चाहता, पीछे मुड़कर जाना नहीं चाहते। लेकिन इधर के दिनों में अपराध की कुछ बड़ी घटनाएं घटी हैं, अपराध बढ़ता हुआ दिख रहा है और लोग मान रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार का इकबाल कमजोर हुआ, इसलिए यह नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। यदि नीतीश कुमार सही होते तो सब कुछ सलामत होता। देखिए, मुझे याद है कि नीतीश कुमार जी के आने के बाद उनसे पहला प्रश्न जो पूछा गया जब सरकार बनाया 2005 में, तो उन्होंने कहा कि पहली सुरक्षा ही सबसे बड़ा उनकी प्रायोरिटी है। और आज भी ये चीज़ है जी। कोई गारंटी नहीं कर सकता है पूरे दुनिया में कि अपराध नहीं होगा, ये सच्चाई है। लेकिन आप एक एक केस को देखिएगा, जो भी केस है उस सारे केस में कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग वॉर वो चल रहा है, वो नहीं है। और जब भी कोई केस हुआ है तो कोई पॉलिटिकल किसी को पैट्रनेज है, कोई संरक्षण है, ये नहीं है। जो भी कोई केस हुआ है उसमें मुझे लगता है 48 से 72 घंटा में पुलिस ने क्रैक किया है उस केस को और पकड़ के भी लाया है। उसके लिए भी पुलिस की सराहना होनी चाहिए। हम लोग वन साइडेड बात करते हैं कि वो लोग भी जिस सिचुएशन में काम करते हैं, जितना मीडिया प्रेशर भी रहता है, जो परिस्थिति रहती है, लेकिन 48 से 72 घंटा में केस को ये किया है। और आज कोई ये नहीं कह सकता है कि क्राइम करके और वो निकल जाएगा। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि इसी बिहार में ये गन लेके लोग निकलते थे गाड़ियों से, गाड़ी में ब्लैक शीशा लगा करके। हमको तो नहीं लगता है बिहार में किसी की हिम्मत होगी पूरे बिहार में कि आज राइफल लगा करके और गाड़ी से निकाल करके दिखा दे। इसकी हिम्मत बिहार में नहीं किसी को है। तो रूल ऑफ लॉ है। क्राइम दिल्ली में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। क्राइम के बाद पुलिस क्या एक्ट की उसको जरूर देखना चाहिए। अब मैं अपने गांव के बगल में देखा, एक भाई अपने दूसरे भाई को मार दिया 4 धूर जमीन के लिए। अब क्या कर सकते? बिल्कुल। अब उसमें ये मैक्सिमम जो केस देखिएगा लैंड डिस्प्यूट से लेकर के या पर्सनल राइवलरी को लेकर के, उससे ही मैक्सिमम होगा। लेकिन कोई राजनीतिक संरक्षण वाला कोई कह दे किसी क्रिमिनल को कि पॉलिटिकल लोग पैट्रोनेज दे रहा है, न फंसाते हैं न बचाते हैं, है सच। अब चुनाव तैयारियों की अगर हम लोग बात करें, ये जो स्पेशल रिवीजन चल रहा है, एसआईआर जो हो रहा है, इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ये चुनाव तैयारी का हिस्सा है, चुनाव आयोग की तैयारी है। अपोजिशन का कहना है कि ये एनडीए बीजेपी की चुनाव तैयारी का हिस्सा है और इस पर वो लोग चुनाव बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं इस बात? देखिए, संविधान में भी संविधान क्या कहता है, मैं लोग कहता हूँ भाई सिर्फ पॉकेट में संविधान का कॉपी रखने से तो होगा नहीं कि दिखा दीजिए संविधान का किताब लेकर। संविधान कहता है आर्टिकल 326 कि इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। वोटर का सर्वेक्षण कौन करेगा। मुझे एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं, 2005 में एक केजे राव आए थे, याद है आपको? हाँ, बिल्कुल याद है।
पूरे बिहार में लोगों को लगता था कि कैसे चुनाव होगा, फेयर चुनाव नहीं होगा, बूथ कैप्चरिंग ही होता है। इसलिए हमारी पार्टी हमेशा ईवीएम का सपोर्ट किया कि ईवीएम रहना चाहिए। और एक केजे राव आए, यही इलेक्शन कमीशन पूरा बिहार में किस तरह का चुनाव कराया वो सामने में है। बात पुरानी हो गई, इतिहास है। हाँ, बात पुरानी हो गई। रिवीजन करने हर एक चुनाव में, ये पहली बार हर एक चुनाव में वोटर रिवीजन। 5 साल में लोग नहीं मरते हैं क्या? हाँ, तो मरता है, रिवीजन होता है, लेकिन रिवीजन नहीं होता है क्या? इंटेंसिव रिवीजन पास्ट में भी हुआ है, 2003 में भी हुआ। किसकी सरकार थी यहाँ पर? 2003 में भी इंटेंसिव रिवीजन हुआ और उस समय भी 1 महीने का ही टाइम दिया गया था कि 1 महीने, और 1 महीने में ही पूरा हुआ। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या हुआ? हाउस टू हाउस सर्वे, घर घर जाके आप सर्वे करके आते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने अगर निकाल दिया कि 23 लाख लोग मर गए, क्या तो मरे लोगों का वोट डलवाना है? क्यों नहीं करना चाहते? 3 ही कैटेगरी में मेन आया है कि 23 लाख लोग अब इस दुनिया में नहीं है, और उसका लिस्ट दे दिया। आपके पार्टी को भी लिस्ट पता है, अगर आपको लगता है उसमें गलत है तब बताइए। उसमें तो हर एक जात धर्म का लोग है जो मर गए। यादव पूछ रहे थे कि 2024 में जो चुनाव हुआ, ये 23 लाख मरे हुए लोग क्या वोट दे रहे थे? तो मान लीजिए, तो इलेक्शन कमीशन को और ठीक करना चाहिए था 24 में भी, मैं तो खुद भी कह रहा हूं। लेकिन आज अगर ठीक करे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम आप क्या देख रहे हैं? किस वजह से ऐसा हो रहा है? हम तो अचानक पार्लियामेंट, देखिए, आप बताइए मुझे, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। 2024 में एक ही प्रचार चला कि संविधान खतरे में। हाँ, बिल्कुल ठीक है, और बहुत लोगों को विश्वास भी हो गया संविधान खतरे में। 11 साल से प्रधानमंत्री है मोदी जी, 11 साल लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल, नेहरू जी के बाद। तो कब संविधान खतरा में आया? लेकिन लोगों को कंफ्यूज कर दिए, कंफ्यूज किए, उसका बेनिफिट भी ले लिए। आज फिर चुप हो गए, संविधान खतरे में। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को कंडेम करो, उसको। ये लोग तो इंस्टीट्यूशन को खत्म करने में लगे हुए। एक बात कही जाती है, इंस्टीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, और उसको आप कंडेम करके, ये करके, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट, मैं बार बार, रिजल्ट क्या होने वाला है। हाँ, वही आपको पता है 2025 का रिजल्ट क्या होने वाला है। 2024 का रिजल्ट भी आप देख चुके हैं। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, 4 बाय इलेक्शन भी हुआ उसके बाद जी। 3 सीट हमारी नहीं थी, हम ऐसा सीट भी जीते जो 32 साल से नहीं जीते थे। ये सब रिकॉर्ड पे है। तो आपको पता है कि 2025 का रिजल्ट क्या होगा, तो पहले से ही बाउंड्री बनाना शुरू कर दो। और क्या? अच्छा, मतलब चुनाव हारने के बाद ये कहने के लिए कि बेईमानी से हराया गया। और क्या और रीजन क्या है बताइए ना? मरे हुए लोगों को बोगस वोट डलवाना है, क्या है? चाहते क्या है? अच्छा, एक धारणा बनाई जा रही है और कई लोगों ने यह कहना शुरू किया है कि जो नीतीश कुमार के करीब इर्द गिर्द लोग हैं, वह नीतीश कुमार के करीब अब नहीं है, वह बीजेपी के ज़्यादा करीब है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के ऐसे करीबियों में कोई ऐसा है जो नीतीश कुमार से ज़्यादा करीब बीजेपी का हो गया है? नीतीश कुमार के जो भी करीबी लोग हैं जी, जब आप अलायंस में रहते हैं, मैंने कहा ना कि इसी टाइप की भाषा बोलकर, तो अलायंस में बात भी करना होता है। बिल्कुल, बात नहीं करना होगा। सरकार में आप है तो बिहार के लिए काम भी कराना होगा जी। मुख्यमंत्री का मैसेज भी लेके जाना होगा। मुख्यमंत्री का एजेंडा, मुख्यमंत्री तो हमेशा ट्रेवल करते नहीं है दिल्ली जी। अगर स्टेट का 4 काम हो रहा है तो वो किसी को काम भी देंगे कि भाई आप जा करके काम कराइए। इसके लिए मिलना भी होता है, मीटिंग भी करनी, कोऑर्डिनेशन भी करना होता है, सरकार भी चलाना है, ज्वाइंट कैंपेन चलाना है, उसके लिए भी मिलना होता है। बिल्कुल, तो ये जब आप साथ में अलायंस में काम करते हैं, सारा काम है, तो इसलिए जो आरोप लग जाते हैं। नहीं, जो भी लोग को मुख्यमंत्री जी असाइनमेंट देते हैं, काम देते हैं, उस सब का जवाबदेही से उनको काम करके उनको रिपोर्ट देना होता है। तो उसको आप और कुछ मिलता नहीं है, तो हम बीजेपी से हैं, साथ में अलायंस में साथ काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सीएम भी जाकर के मुख्यमंत्री जी के पास रेगुलर जाकर के उनको बात करना होता है। तो क्या वो जेडीयू के हो गए? वो क्या लॉजिक है? प्रशांत किशोर बिहार की धरती पर लगातार यहाँ वहाँ। प्रशांत किशोर के बारे में पहले कहा जाता था कि वह भाजपा की बी टीम है, लेकिन जो अब पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि वह एनडीए को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं और उसमें भी अधिक जेडीयू को, और सबन मतदाताओं के टूटने का ज़्यादा खतरा दिखाई पड़ रहा है। क्या ऐसा कोई खतरा आप महसूस करते हैं? मैं नहीं देखता हूं, इसलिए कि मुझे
मुझे लगता है, और जो मेरा अपना अनुभव रहा है चुनाव का, चुनाव आते आते चुनाव के दिन जब लोग वोट करने जाता है, वो चुनाव बाइपोलर हो जाता है जी। आप किसी के पक्ष में जाते हैं और या किसी के विपक्ष में जाते हैं। और मैं 2014 का चुनाव खुद भी लड़ा हूं, बिल्कुल दरभंगा से, बिल्कुल। तो मुझे एक अनुभव है उस चुनाव का। तो वो चुनाव के दिन आप किसी को हराने या किसी को जिताने जाते हैं, कोई भी वोट वेस्ट नहीं करता है। और मुझे लगता है कि फाइनली ये बाइपोलर चुनाव ही होगा, इंडिया वर्सेस, कोई वोट बर्बाद नहीं करेगा, कोई वोट बर्बाद नहीं। चलिए अब चलते हैं रैपिड फायर राउंड में, और बिल्कुल तेज सवाल संजय झा जी से। 2025 में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। बीजेपी और आरजेडी किसके साथ ज्यादा सुकून मिला संजय झा जी को? नहीं, हमारा व्यक्तिगत नहीं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार जी ही लगातार, जी मैं इसलिए चर्चा करूं, अटल जी को आज भी रिकॉल करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं जी। इसलिए उनका जो संबंध बीजेपी से नीतीश कुमार जी का रहा जब से साथ बने, और उसी, चाहे वो केंद्र में रहे चाहे यहाँ रहे जी, तो मुझे लगता है, या मेरे पूरे पार्टी के रैंक एंड फाइल का जो कंफर्ट लेवल हमेशा बीजेपी के साथ, कंफर्टेबल बीजेपी के साथ। जनता दल यूनाइटेड के कभी अकेले अपने दम पर लड़ने की संभावना आप बिहार में देखते हैं? एक बार हम लोगों ने जरूर कोशिश की 2014 में। 2014 में जी लेकिन अलग एक माहौल था जी। लेकिन बिहार में आज भी मुझे लगता है समीकरण का ही चुनाव है, समीकरण का ही नहीं चुनाव। दिखता है जी। कि जो भी होगा अलायंस का ही राजनीति यहाँ चलेगा। जेडीयू में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन? पहला नाम संजय झा, नहीं, दूसरा नाम ललन सिंह, तीसरा नाम विजय चौधरी, चौथा नाम अशोक चौधरी, पांचवा नाम मनीष वर्मा, छठा नाम निशांत कुमार। 1 से 10 लेके 10 तक सिर्फ नीतीश कुमार। 1 से 10 तक सिर्फ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का एक ऐसा फैसला जिससे संजय झा सहमत नहीं थे। एक ऐसा फैसला जी जिससे आप सहमत नहीं थे नहीं, ऐसा तो कोई उनका फैसला, जब महागठबंधन में जा रहे थे? मैंने एक सेक्शन को जरूर लगता था कि जो उनका स्वभाव काम करने का तरीका जी। है, ये सच्चाई है अगर आप पूछते हैं तो एक जो उनका काम करने का तौर तरीका है वो जेल नहीं करता है, मैच नहीं करता बिल्कुल, है बिल्कुल। उनके काम करने के तरीके से। नीतीश- और वो हमेशा वो डिस्कम्फर्ट में रहते थे। नीतीश कुमार की कौन सी बात सीख की तरह है जिसे संजय झा फॉलो करते हैं? एक बात तो बहुत सीख की तरह है, जी कमिटमेंट। कमिटमेंट। हाँ, ये उनसे सीखने का है कि कोई काम उन्होंने ठान लिया जी तो नहीं कहता है कि मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा दूंगा। उसके लिए। बिल्कुल। वो ड्राइव जो अंदर से है उनमें, जी। वो पुश करने का चीज, वो उनमें बहुत बड़ा है। संजय झा राजनीति में नहीं होते तो क्या करते? पत्रकारिता करते। आगे चुनाव लड़ने की इच्छा है, लोकसभा या विधानसभा? नहीं, अभी तो ये चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं जी तो मैंने कहा कि ये चुनाव बिहार के लिए, जितना मैं चुनाव देखा हूं, सब चुनाव इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव इसलिए है कि बिहार के लिए मेक एंड ब्रेक है चुनाव। जी। बिहार को टॉप में भी पहुंचा सकता है और बिहार को बैक गियर में भी ले जा सकता है। तो ये चुनाव हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी इसी पर फोकस है हम लोगों का। संजय झा को सबसे ज्यादा टोकने वाला व्यक्ति परिवार में कौन सा है? मेरी बेटी ही टोकती है। आपकी बेटी। चलिए अंतिम सवाल, और ये सवाल बहुत दूर तक संदेशा पहुंचाएगा। बिहार में कभी जाति आधारित राजनीति खत्म होगी? और आगे क्या कभी आप किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनते देख सकते हैं? देखिए, नीतीश जी ने एक बहुत बड़ा काम ये किया, मैं कोई कास्ट पे नहीं जा रहा जी। हूँ, आज मैं जहाँ हूँ वो एग्जाम्पल है। बिल्कुल। जहाँ नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को बैठा दिए, साधारण बात नहीं है। इसलिए उन्होंने डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को फ्रंट में रखा जी। और यूनिवर्सल स्कीम बनाना। ये ने आज जो नहीं भी वोट देते हैं नीतीश कुमार को, उनको भी आप माइक नीचे रख करके पूछिएगा, कैमरा ऑफ करके, वो भी कहेगा कि नहीं, काम तो किया हुआ, काम इसी तो से किया। पूरा बिहार में पूछ लीजिएगा जो नहीं भी करेगा। तो ये जो यूनिवर्सल ये रहा कि किसी को छोड़ के नहीं चलना। कोई भी सरकार पास्ट में रहा हो तो हमेशा लगता कि इसका सरकार है, उसका सरकार है।
लेकिन ये नीतीश कुमार का ही सरकार है सबके जिसमें सबको लगता है कि हमारा स्टेक। ये साधारण चीज नहीं है, उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया। जी। किसी को ये नहीं लगा कि हमको छोड़ करके सरकार चल रही है। तो ये एक चीज जो है, इसलिए डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को ले जाना, उसमें किसका कहाँ जनता किसको एक्सेप्ट करता है, जी। वो जनता मालिक है। संभावनाएं खुली भावने सबके लिए खुली हुई। चलिए, तो देखिए बहुत बहुत अच्छा लगा संजय झा जी, आज आप बिहार की बात के मंच पर थे और आपने बिल्कुल खुले दिल से, लेकिन फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित करें जिसमें आपका भी भला है और बिहार का भी भला है। अजीत जी, हाँ भाई, आपका विजन ट्रांसफर हो आपके तमाम एमपीज पर, बिहार के तमाम एमपीज पर। तो आप आए, आगे भी आपको बुलाते रहेंगे, आपका स्नेह और समर्थन मिलता रहेगा। बिहार में आप चुनाव लड़िए, शुभकामनाएं हैं हमारी, मतलब पार्टी की हम बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ बिहार की बात में बहुत धन्यवाद।